morning to all. So let's start this session with the prayer. I request Gauri ma'am. Gauri ma'am. Gauri ma'am, are you there? Hello. Yes ma'am, you are audible ma'am. Okay. हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति दे, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पर इतना कर्म है, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद से हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। थैंक यू सो मच। Thank you very much ma'am. Now I request a person who have written the review of session first to kindly share with us. Review of first session. हेलो सर जी, आवाज आ रही है मेरी? Yes sir, you are audible sir. ओके सर, तो मैं डॉक्टर विलास बनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर उमा शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय बीएड पंढरपुर, आज पहला सेशन का, जो कल का पहला सेशन था, उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। पहले मैं भगवान गणेश जी को प्रणाम करता हूँ और डॉक्टर विशाल सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज हमारी सुबह इतनी अच्छी तरह से सॉन्ग सुनाकर कि हमारा दिन अच्छा जाएगा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं अपना रिव्यू शुरू करता हूँ। यूजीसी ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में जो 84th रिफ्रेशर कोर्स हो रहा है आईसीटी का, उसका कल 10वां दिन था और कल 10वें दिन में सुबह 9:30 बजे उसकी शुरुआत हुई और कल डॉक्टर गौरी खन्ना मैम ने प्रेयर के साथ कल की दिन की शुरुआत हुई और उसके बाद जो 19 तारीख का जो दिन था उसका रिव्यू सेशन हुआ। इसमें डॉक्टर जसपाल सिंह जी ने रिव्यू प्रेस किया, हरजीत सिंह ने किया और सभी ने अपने 3 सेशन का रिव्यू प्रस्तुत किया। गुरप्रीत सिंह जी भी ने अपना रिव्यू प्रस्तुत किया और उसके बाद कोई कल्चरल एक्टिविटी और मोटिवेशनल टॉक के बारे में चर्चा हुई और उसके बाद सुबह 10 बजे का पहला टेक्निकल सेशन शुरू हुआ। उसके जो चेयरमैन थे वो थे गुरप्रीत सिंह जी ने निभाया और प्रमुख अतिथि तथा मार्गदर्शक करने के लिए हमें कल प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार गोयल जी उपस्थित थे। उन्होंने हमें बिहेवियरल साइंस एंड आईसीटी और मैनेजिंग कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान में उन्होंने लॉकडाउन के बारे में और लॉकडाउन का हमारे जीवन पर क्या असर हुआ
इसके बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी। और जो इसके बाद उन्होंने कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में भी जानकारी दी। उसके बाद इस महामारी में जीवन जीने के लिए हमें सकारात्मकता की तरह जीना चाहिए। अगर हम अपने मन में नकारात्मकता लाएंगे तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस प्रकार का दृष्टिकोण उन्होंने बताया। और डॉक्टर गोयल जी ने कल कहा कि उन्होंने बताया कि मेडिसिन और बिहेवियरल के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और आखिर में उन्होंने हेल्थ बिलीफ मॉडल के बारे में भी जानकारी दी। उसके बाद सवाल और जवाब का सेशन हुआ और उसके बाद यह पहला सेशन खत्म हो गया। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Dr. Bilas. Now I request the next reviewer, second session reviewer, to kindly share his review. Hello, Chatterjee, am I audible? Yes, sir, you are very much audible, sir. A very good morning, everyone. I, Sikandar Singh Seema, was the reviewer of second session on 21st August 2020. Dr. Vilas Pangudas Bangar was chairperson of the session, and Dr. Bidu Mohan was the resource person of the session. Dr. Vilas started the session with introductory speech about Dr. Mohan, and after that he handed over the mic to Dr. Bidu. Dr. Bidu has delivered the talk on psychological capital, a key to well-being. Lecture was very informative and interesting to understand the psychology well-being. She defined each and everything very well in respect of psychological capital. She defined it and focused on the development of hope, resilience, improved self-efficiency and optimism. And at the end of lecture, she had a very interactive question answer round about psychological impacts. After that, Dr. Vilas ended the session with a vote of thanks to Dr. Bidu Mohan. Thank you very much and have a nice day. Now I am handing over the mic to chairperson Dr. Chatterjee. Thank you. Thank you, Doctor. Now I request a reviewer, third session reviewer, to kindly present his review. Anji, good morning, Chatterjee. Good morning, sir. Good morning. So myself, Dr. Gurpreet Singh Tanua, and I was the reviewer of the third session yesterday. So resource person was Dr. Amista Bakshi, and her topic is the mock guideline and proposal submissions. So this session was started by Chairperson Sukhjinder Singh with a welcome note. Resource person was Dr. Amista Bakshi, Academic Coordinator, SWAM, Ministry of Human Resource Development, New Delhi. She started her talk with what is mock and why mock is necessary for the academic purpose. She also explained the benefit of the mock because this online tool is a long life learning tool. It is for credit, knowledge, skill, blended learning and for flipped classroom learning. The proposal, funding, development and delivery, evaluation and credit are the various stages of the mock. Proposal should be submitted as per performa to SWAM. Dr. Amista discussed the whole process of the SWAM, how it works and where the academic person can get information from the SWAM. NCERT, IGNOU, NPTEL, AICTE, NIT, TTR are some national coordinators of the SWAM. She presented the information of the SAC and its domain area. So CEC has 23,382 plus e-content and 3,500 plus live recorded lecture and 450 plus online courses. It offers mainly undergraduate and postgraduate online courses. So there are a few guidelines for online courses. These guidelines are for course coordinator, host institutes and parent institutions. These guidelines are issued by MHRD on 1st June 2017 and UGC also notified credit formwork for online learning courses through SWAM.
So mock can be two type system. One is credit and second is non-credit system. Up to 20% of the total credit being offered in a particular program can be earned through this system. There are some incentives for the academic person for their promotions. As per Swank system, there are 13.5 lakh funds are available for the 4 credit courses. At the end, Dr. Asmita explained the process of the proposal submissions and review process in Swank system very practically. And at the last, the session was concluded by the chairperson Sukhjinder Singh with some query of the participant. So thank you very much. So thank you, Chatha ji. Now mic is yours. Thank you, sir. Thank you, Dr. Gurpreet. Now the review sessions have been completed. Now I request, this is the time for the cultural activities. So I request participants from the south to kindly contribute in the form of song, in the form of motivational story, or you can share the importance of this festival which is today. Anyone from south? We just want to know the importance of this festival in the south, from any south participant. Anyone? Dr. Vilas? Anyone there? Dr. Mahesh? सारे चुप ही हो गए यार. ਚੱਠਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸੌਂਗ. ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਚੱਠਾ ਜੀ ਕੋਈ. ਸਰ ਸੌਂਗ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ. ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ. ਹਾਂਜੀ 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 ਖਾਲਸਾ ਗਾਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ ਜੀ ਸਰ. ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਅੱਜ ਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰ. ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ. ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਘੰਟੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉੱਥੋਂ ਉਪਜਦਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਊ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਉਹ ਖਾਲੀ ਤੇ ਭਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਸੀ. ਤੇ ਚਲੋ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ. ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਚੁੰਝ ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਊਗੀ? ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ. ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ. ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ. ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ. ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ that should be must.
वो मैं हिंदी अगर आई जस्ट स्पीक इन हिंदी सो दैट जो साउथ वाले हैं बंदे उनको भी समझ में आ जाए। जो आपने ये स्टोरी बताई है, जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड रख के चलते हैं तो क्योंकि इस दुनिया में हर कोई भी मुश्किल है उसका कोई ना कोई हल जरूर होता है। जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड रख के चलते हैं तो वो हमें नजर आ जाता है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो वी विल क्लैप्स, हम लोग बैठ जाएंगे, सर पकड़ के बैठ जाएंगे, दिमाग चलना बंद हो जाएगा। एंड जहां पे हमें ये होता है कि कहीं हमने मान लीजिए कि कोई, अगर हम फाइनेंशियल बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ शेयर मार्केट। वी इन्वेस्टेड ₹100, वी आर गोइंग इन अ लॉस, हाई कमी हो गई, डाउन हो गया, शेयर मार्केट डाउन हो गया। डाउन होने के बाद अगर आपने सिर पकड़ के बैठ गए, ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण है, अगर आप सिर पकड़ के बैठ गए तो आपका जो लॉस है वो 100% में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा कि कोई बात नहीं, अभी नीचे जा रहा है तो लेट मी एक्ट ऑन टाइम, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, हो सकता है जो आपका लॉस 100% होने वाला है वो आपका 80% पे रह जाए, 80% आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बच जाए। तो उसके बाद अगर आपके पास 80% है तो हो सकता है उससे कल आप 80 से 160 कर लो। सो पॉजिटिव नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखते हो तो आप बहुत सारी, जैसे हमने कल लेक्चर्स में भी सुना कि डिप्रेशन हो गया, ठीक है, अकेला लोनलीनेस हो गया, सुसाइडल टेंडेंसी आ गई, तो अगर आपका एटीट्यूड लाइफ के प्रति पॉजिटिव है तो ये सारी चीजें आपके नजदीक नहीं आएंगी। सो ऑलवेज रिमेन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड प्रोसीड इन लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। एंड थैंक यू डॉक्टर सरबजीत, आपने बहुत अच्छी जो स्टोरी शेयर की। आई होप मैं हिंदी में इसको कुछ हद तक ट्रांसलेट कर पाया हूँ। थैंक यू। हाँ जी, डॉक्टर राजविंदर, शेयर समथिंग विद अस। हेलो हेलो। हाँ जी डॉक्टर राजविंदर। हाँ जी डॉक्टर राजविंदर। हाँ डॉक्टर महेश। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। श्री गणेशाय नमः। गुड मॉर्निंग। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया जी। सुबह सर ने हमारा सुबह करता दोपहर था ये जो आरती सुना के सबका दिन और पूरे साल मंगलमय कर दी। दिन की शुरुआत श्री गणेश जी की पूजा से कर दी, तो मैं सबको आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये मंगलमय सबको हार्दिक शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। सर आज हमारे यहाँ गणपति बप्पा का उत्सव। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आज हमारे यहाँ बहुत बोले तो धूमधाम से ये मनाया जाता है, बहुत जोश हर्ष उल्लास से ये त्योहार मनाया जाता है। फिलहाल आज मैं अभी भी आज सुन रहा था कि सुबह सुबह सर ने जो सुबह करता दोपहर था ये जो आरती बजाई थी, धुन बजाई थी, ये जो हम इसको आरती बोलते हैं। जो भी गणेश जी के सामने जब हम पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद ये जो आरती बोलना कंपल्सरी रहता है, तो ये आरती थी जो सर ने बजाई थी, बहुत बढ़िया है। तो सुरेश वाडकर की आवाज जिनकी थी। तो इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपने ये बहुत सबका दिन, सब साल, सब दिन, पूरी जिंदगी हर्ष और उल्लास से गुजर जाए, ये गणपति जी की प्रार्थना में हम बात करते हैं। तो एक हमारे एक ये है सर, मराठी की कविता है जिसके हम कविता बोलते हैं, जैसे पोएम है। जी, तो जी, जी, जी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो आजकल के समय में जो है वो बहुत कम दिखने में आ रहा है और बहुत कम होते जा रहा है। ये 2 लाइन है, मैं आपको सुना। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। मुझे लग रहा है सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। Professor Deepak, very good morning to you.
Professor Deepak Garg, very good morning to you. Daksha, very good morning to you. Am I audible? Am I विशाल audible, सर, sir? आई थिंक विशाल सर ने अभी हेडफोन नहीं लगाया, आई थिंक. Okay, let me Hello. talk to him. Hello. Yeah, Dr. Mahesh, please continue. हाँ सर, ये जो पोएम थी, पोएम की 2 लाइन है लास्ट के, ये जो भी है उसका समरी बोल सकते हैं हम उसको. तो ये है सर, हीच आमुची प्रार्थना, हेच आमुचे वागणे, मानसाने मानसाची मानसा समवागणे. हीच आमुची प्रार्थना, हेच आमुचे मागणे, मानसाने मानसाची मानसा समवागणे. तो सर इसका मतलब ये है कि हमारी विनती है, हमारी मांग है कि हर एक इंसान के साथ इंसानियत से पेश आना चाहिए. आजकल की ऐसा हो रहा है सर कि बहुत बदसलूकी पेश आनी जा रही है. जैसे कि आप हमारे सोसाइटी में 2 ग्रुप हो गए. हेलो जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू. आ रही है ना सर. कैसा है सर, हमारे सोसाइटी में 2 वर्ग हो गए, एक उच्च और एक नीच, बोले जैसे पैसे वाले और जो गरीब है. जनरली क्या होता है सर, पैसे वालों का कुछ कमी नहीं रहती, लेकिन जो गरीब है तो गरीबों को बहुत कुछ ये हो जाता है, कुछ खाने को नहीं मिलता, रहने को घर नहीं मिलता. ऐसी चीजें बहुत सारी है. जैसे कि हमने ये कोविड पैंडेमिक में देखा है सर, बहुत लोगों को हाथ को काम नहीं रहता था तो खाने को नहीं मिलता था सर. तो ये जो बात है, तो कभी ये इन लोगों का हमने दुख समझ कर आगे होकर इनका कुछ तो भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत मदद करना चाहिए. अपने हिसाब से जितना भी अपने को होता है उतने हिसाब से अपन उनको मदद करें. तो हम अगर से भगवान की पूजा भी नहीं करें तो इंसानियत भी दिखाए, इंसान के टाइम जो भी काम है इंसान के वो काम करे ना, तो एक बार तो हम भगवान की पूजा करना याद छोड़ दिए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, भगवान सब देखता रहता. तो ये है कि इंसान के काम को आना. जैसे कि अब तो क्या हो रहा है, कुछ गरीब लोगों को बहुत सारे दर्द देते, उनका काम का बोमरला बराबर से नहीं देते. हर तरफ से ये उनका जो क्या बोलते एक तरफ से पिड़ौनुक हो जाती है. तो ये जो है, तो ये कहाँ तो भी सोसाइटी में कम होके हर एक आदमी, हर एक को, एक तो नहीं हर एक को आपस में सब मिलजुल के रहे. यही वो 2 लाइन के शब्द थे सर, मीनिंग था. तो धन्यवाद सर. नहीं सर, आपने आप देखो, बहुत अच्छा लगा. एटलीस्ट ये सोच सबकी होनी चाहिए. ह्यूमैनिटी तो सबसे मस्ट है, इंसान का काम ही इंसानियत है, बाकी सब चीज बाद में है ना. बाद में तो आदमी पैसे से बड़ा छोटा नहीं होता, आदमी अपने विचारों से, अपनी संगत से बड़ा छोटा होता है ना. तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड बहुत अच्छा. Dr. जी Jagjeet, सर. Professor Deepak Garg has joined. So, जी सर. मैं ये चाहूँगा, I will request you. I think you must know that Professor Deepak Garg basically is from Patiala, and he has worked on high profiles in Thapar University as well. So you start communicating with him if you are audible to him, so we can welcome him with your song. Oh, song, sir. Okay. First confirm from Dr. Deepak that you are audible and he is able to listen your song. Okay, sir. Okay. Good morning, Dr. Deepak. Yeah, good morning. I'm audible, sir. Yes, please go ahead. Sir. So I'm singing a song in welcome. I'm welcoming you to the Punjab University Patiala, as I came to know that you are from Patiala, sir. So I was instructed to sing a song in this regard. Please go ahead. Sir, with your permission. Thank you, sir. बचपन चला गया
ते जवानी चली गई, हो जिंदगी दी कीमती निशानी चली गई। बचपन चला गया ते जवानी चली गई, हो जिंदगी दी कीमती निशानी चली गई। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी, होका दिंदी फिरदी बीबी थलियां दी। सस्ती ले लो दर्जन केले फलियां दी, हो सस्ती ले लो दर्जन केले फलियां दी। मज्जां दियां पूछां फड़ के तारी लाउण दियां, कौन पढ़ाऊ गल्लां यारी लाउण दियां। मज्जां दियां पूछां फड़ के तारी लाउण दियां, कौन पढ़ाऊ गल्लां यारी लाउण दियां। हुण भी हासी आउंदी वगदियां नलियां दी, मुड़ मुड़ याद सतावे ओ पिंड दियां गलियां दी, मुड़ मुड़ याद सतावे ओ पिंड दियां गलियां दी। थैंक यू वेरी मच सर। हम लोग सब अपने अपनी जॉब के लिए दूर बैठे हैं, सो हर बंदे को अपना जहाँ पे उसका बर्थ हुआ है वो चीज याद आती है हमेशा, और अपना बचपन जो है हमेशा याद आता है। सो आई जस्ट वेलकम यू सर। हेलो हेलो डॉक्टर दीपक जी, thank you very much, very nice. Thank you very much sir. I would like to introduce you with the house sir. हेलो, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी सर, आप जिस थोड़ी स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर, डेफिनेटली। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंट्रोड्यूस कर देना सर तब तक। Good morning everyone. Our resource person for today's first session is Professor Deepak Garg, Professor and Head Computer Science Engineering, Bennett University. It's my honor to introduce you all to such an eminent personality. Dr. Deepak has added many golden feathers to his cap with his wonderful achievements. Let me share a few of them with you all. Presently, he is working as head and professor at Computer Science Engineering, Bennett University, and director, NVIDIA Bennett Center of Research on Artificial Intelligence. He is leading the largest skilling and research initiative in artificial intelligence and deep learning in the country. He is a chief consultant for algorithmguru.com as resource of algorithms. Dr. Deepak is considered as one of the algorithms and deep learning gurus in India. He has done his PhD in efficient algorithm design in 2006. His active research interests are designing efficient deep learning algorithms. He is senior member of IEEE, senior member of ACM, and life member of CSI IETE. He serves as chair of IEEE Computer Society Indian Council from 2012 to 2016 and on the board of governor of IEEE Education Society USA from 2013 to 2015. He has guided 11 PhDs and 35 master students. He has handled funding of around 500 million rupees from different grant issuing bodies including Royal Academy of Engineering, London, UK on mini MOOCs and artificial intelligence. Professor Garg has 100+
publications in various international journals and conferences with 850 plus citations and Google H index of 14. In his 20 years of experience, he has delivered 300 plus invited talks across the country. Dr. Deepak is an ABET PEB and serves on ABET Criteria Review Committee of Computer Accreditation Commission. Dr. Garg is Chair Steering Committee for Annual IEEE International Advanced Computing Conference from 2009 till now, and Chair Steering Committee Annual IEEE International MOOC Innovation and Technology in Education Conference from 2012. One more thing is Dr. Deepak is an active blogger in Times of India with the tag name of Breaking Shackles and is passionate about transforming the landscape of artificial intelligence in India. With this, I invite Dr. Deepak for his expert talk on behalf of HRDC, Punjabi University Patiala, and course coordinator Dr. Vishal Goyal. Sir, mic hand over to you, sir, for the expert lecture. Thank you, Dr. Jagjit, and welcome, Professor Deepak. So, Professor Deepak, I request you have shared your PowerPoint presentation, so kindly select tools and share. Yes, now it will be coming. Yeah, so from select tools, you share a PowerPoint. Yeah, it's fine, sir. Okay, hand it over to you. Thank you very much, sir, and welcome you. You can see the screen? Yes, sir. Yes, sir. It's visible, sir. Okay, my voice is clear? Yes, sir, you are audible, sir. Okay. So the participants, all of them know Punjabi or what means? Can I mix Hindi, Punjabi, English or kya hai sabhi saab? Sir, some of the participants are from South. So it will be better if we use English and Hindi, sir, instead of Punjabi, sir. Okay. They might have problem. Yes, sir. So good morning, everyone. So today my title is the Introduction of AI, Opportunities and Challenges. So as told by the course coordinator, many of you belong to other branches of learning and education, including sciences and social sciences, liberal arts, engineering. So it is essential to start from the very beginning. So we will keep this whole talk interactive. जब भी किसी ने बीच में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज आप मुझे बीच में रोक दो और अपना प्रश्न पूछ लो. Or you can write if there is any chat box available, or you can send message to Vishal, then he can stop me and ask in between. So very first thing is to understand that what is artificial intelligence. So if any one of you know anything about it and somebody can speak about it, that will be good. If you have the option to speak in between. Hello. Yes. Sir, Rajandeep Singh here. Anji, that's so. Sir, according to my knowledge, artificial intelligence is the capability of any computer system to mimic the intelligence of any living being. आवाज कट रही है बीच. ब्रेक हो रही है वॉल्यूम. Hello. Can you hear me, sir? Hello. Clear है sir. डॉक्टर साहब क्लियर है आवाज थोड़ी बिल्कुल. हाँ जी डॉक्टर साहब ऑडिबल है. प्लीज कंटिन्यू. हेलो. हाँ जी डॉक्टर साहब क्लियर है वॉइस. प्लीज कंटिन्यू.
विशाल, आपकी भी आवाज बीच में 2 वर्ड आते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर आते हैं, ऐसे ऐसे चल रहा है। So now try. It is fine. हाँ, अभी और बोलो आप। In the beginning, I think some of the participants has unmuted their mic. एक वर्ड आ रहे, एक नहीं आ रहे। Okay, सर मेरे को थोड़ी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। It's 100% clear to me. ओके, हम ठीक आई थी, सारा ही पूरा आया वर्ड जो हम बोले थे। Okay. So you can continue, sir. It's working fine. No issues. Your voice is clear to me, sir. You can continue. मैंने थोड़ी आवाज विच आ रही है, so I will continue. Yeah. Your voice is clear to me, so please continue, sir. ओके, वॉइस ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ हैं वर्ड। ओके, बट ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ clear ਹੈ and continuity ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। So you please continue, sir. Okay, so I will take one example which will to some extent clarify that what is artificial intelligence. So suppose you have 2 photos. One photo is of cat and one photo is of dog. And now if you show it to anybody or any child of 4 years, 5 years also, and you tell him कि भाई बताओ कौन सी फोटो बिल्ली की है और कौन सी फोटो कुत्ते की है, तो वो इमीडिएटली बता देगा आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद। बट अगर सेम काम हमने मशीन से करवाना है कि मशीन आपको बताएगी कि कौन सी फोटो डॉग की है और कौन सी फोटो कैट की है, तो मशीन के लिए ये बहुत मुश्किल काम है बताना। तो आज से काफ़ी साल पहले तो हम उनको मशीन को सिखाते थे, तो हमें लाखों लाइन का जो है कोड लिखना पड़ता था। उसमें हम बताते थे कि भाई अगर मशीन में इस तरह के पिक्सल होंगे, उनके कलर ऐसे होंगे, XY लोकेशन पे इस तरह का कोई एंगल होगा या इस तरह का कोई कर्वेचर होगा। तो हम ट्राई करते थे कि कुत्ते की नाक को डिफाइन करें या बिल्ली की पूंछ को डिफाइन करें या कुछ ऐसे, मतलब बहुत सारे उसमें हमें डिफिकल्टी थी। लेकिन अभी क्या हो गया, पिछले कुछ सालों में इतना एडवांस हो गया काम कि अभी हम क्या करते हैं कि मशीन को हम मान लो 200 फोटो दिखा देते हैं, और वो 200 फोटो में हम मशीन को पहले से ही बता देते हैं कि ये 200 में से ये जो 100 फोटो हैं ये कैट की हैं और ये जो दूसरी 100 फोटो हैं ये बिल्ली की हैं। तो हमने ऐसे अलग अलग कलर में, अलग अलग साइज के, अलग अलग जगह बैकग्राउंड के, हमने ऐसे 200 फोटो इकट्ठे किए। 100 में हमने 100 कुत्ते की हैं और 100 बिल्ली की। तो हमने उनको मशीन को बता दिया कि ये 100 हैं जो डॉग की हैं और ये 100 हैं जो कैट की हैं। तो फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एल्गोरिथम जो है वो रन करते हैं, तो मशीन ऑटोमेटिकली अपनी कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग बना लेती है कि हाँ अगर ऐसा कुछ होगा तो डॉग होगा और ऐसा कुछ होगा तो बिल्ली होगा, बेस्ड ऑन जो आपने उसको फोटो प्रोवाइड किए। तो अब एक बार वो मशीन ने सीख लिया, अब आप उसको दुनिया की कोई भी फोटो दे दो जिसमें कुत्ता या बिल्ली हो, तो वो बता देगा कि ये कुत्ते की है या बिल्ली की है। तो ये एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसी तरह से दूसरी अगर एग्जांपल लें, हमने मशीन को, मान लो आपने किसी मूवी के रिव्यू लिखा कि ये मूवी अच्छी है या बुरी है, तो लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कोई उसमें एक्टर के बारे में लिखेगा, कोई उसमें प्रोडक्शन के बारे में, कोई डायरेक्शन के बारे में, कोई उसमें लिरिक्स के बारे में, या कोई अच्छे उसमें सीन है उसके बारे में लिखेगा। तो हमने मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को 100 हमने रिव्यू दे दिए जो ठीक नहीं है, नेगेटिव रिव्यू हैं, और 100 रिव्यू दे दिए जो न्यूट्रल हैं, और 100 दे दिए जो पॉजिटिव हैं। तो मशीन ने अपने आप सीख लिया कि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है और पॉजिटिव का क्या और नेगेटिव का क्या, उसको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप कोई भी रिव्यू दोगे या हजारों रिव्यू दोगे तो अपने आप मशीन उसको कैटेगराइज कर देगी
कि इसमें से पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। तो ये मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर किसी को समझाना हो जिसको एआई नहीं आता। तो और भी बड़ी एडवांस एप्लीकेशंस हैं, लेकिन बेसिक तरीका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डज नॉट नीड एनी स्पेसिफिक डिटेल, कि आपको पूरा एक एक चीज कोड करके बतानी नहीं पड़ती मशीन को कि अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। तो उसको हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अभी क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोग 3 तरीके के वर्ड यूज कर रहे हैं। कोई कह रहा है मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाओ या मशीन लर्निंग पे कोर्स कर लो, कोई कहता है एआई पे कोर्स कर लो, कोई कहता है डीप लर्निंग पे। तो ये जो 3 शब्द यूज हो रहे हैं, इसमें क्या क्या फर्क है वो हम थोड़ा सा अगर समझ लें। मतलब वैसे तो कोई अगर कहे तीनों एक ही चीज है तो भी वो गलत नहीं कह रहा, अगर वो कहे कि तीनों का अलग अलग चीज है तो भी गलत नहीं कह रहा। क्योंकि ये जो आपको पिक्चर सामने दिख रही है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अगर आप देखो वो बाकी दोनों को कवर कर रही है, मतलब सबका सुपर सेट है। मतलब एक पूरे डोमेन को अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह दें तो वो सबसे ठीक है। और मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है, और डीप लर्निंग जो है वो उसका भी एक मशीन लर्निंग का भी सबसेट है। तो जनरली क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड आप अगर देखो तो वो तो आज से 70, 80, 90 साल पहले भी किसी ने यूज किया था, लेकिन उस टाइम हम स्टैटिस्टिक्स या जो भी डिसीजन ट्री वगैरह, डिसीजन थ्योरी और उस तरह के कुछ जो थ्योरेटिकल कंपोनेंट्स होते थे, लॉजिक और कुछ ऐसे यूज करते थे। तो उसमें अगर थोड़ा सा भी कोई इंटेलिजेंट कंपोनेंट होता था तो हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देते थे। लेकिन मशीन लर्निंग जब हमने वर्ड यूज करना शुरू किया 1980 के बाद, तो उसका मतलब ये था कि आपने एक मशीन तैयार की है, वो उसकी मान लो अभी एक्यूरेसी या परफॉर्मेंस या उसकी इंटेलिजेंस अभी एक्स है, लेकिन अपने आप वो मशीन की जो इंटेलिजेंस, एक्यूरेसी या जो परफॉर्मेंस है वो कुछ टाइम बाद एक्स प्लस डेल्टा हो जाए, मतलब अपने आप थोड़ी सी बढ़ जाए। कारण क्या है कि उसने अपने आप ही जो डाटा आप उसको दे रहे हो उससे सीखना शुरू कर दिया। तो ऐसी जो मशीन है उसको हम कहते हैं कि वो मशीन अपने आप लर्न कर रही है, और इस प्रोसेस को कहते हैं मशीन लर्निंग। तो अगर कोई मशीन अपने आप लर्न करने लगे तो उसको मशीन लर्निंग कहते हैं। तो ये अगर सिंपल फंडा है, मतलब मशीन लर्निंग मतलब लर्न कर है, तो मशीन अगर अपने आप लर्न कर रही है तो मशीन लर्निंग हो गया। और ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर ऐसे आसान शब्दों में तोड़ेंगे तो जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन तो जैसे हम कहते हैं कि नेचुरली इंटेलिजेंस है, हमारे सबके पास दिमाग है, भगवान ने दिया है। तो अगर मशीन के पास क्या है, दिमाग तो है नहीं, तो हम उसमें इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से, तो इसलिए उसको कह देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तीसरा शब्द आ गया डीप लर्निंग। ये डीप लर्निंग क्या है? अभी पिछले 6-7 सालों में सब लोग इसकी बात कर रहे हैं, डीप लर्निंग, डीप लर्निंग। तो बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका जो ग्राउंड नॉलेज है वो है बेस न्यूरल नेटवर्क पे। तो न्यूरल नेटवर्क एक टेक्निक है, एक टॉपिक है, वो कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो वो न्यूरल नेटवर्क क्या होता है वो डिटेल में हम जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोग नहीं समझ पाओगे। लेकिन वो न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है, और बीच में उसके हिडन लेयर होती हैं। तो ऐसे 3 लेयर उसकी होती हैं परमानेंट, एक इनपुट लेयर, एक आउटपुट लेयर, एक हिडन लेयर। और अगर ये लेयर जो है इनको हम बढ़ा दें, हिडन लेयर आप कितनी मर्जी रख सकते हो, एक हिडन लेयर हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 1000 हो सकती है, 10 लाख हो सकती हैं, तो कितनी भी हो सकती हैं। तो अगर वो जो हिडन लेयर है उसकी न्यूरल नेटवर्क की वो 1 से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि वो नेटवर्क जो है वो डीप हो गया, मतलब लंबा हो गया या गहरा हो गया। तो इसलिए फिर उसको डीप न्यूरल नेटवर्क बोल देते हैं। तो ऐसे जो भी मशीन जो डीप न्यूरल नेटवर्क यूज करती है उसको हम फिर डीप लर्निंग बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये डीप जो वर्ड है वो आया डीप न्यूरल नेटवर्क से, और लर्निंग जो आया वो पिछले वाला जो मशीन लर्निंग जैसे आपने सीखा, क्योंकि इस मशीन में भी क्या होगा, डीप लर्निंग में भी, कि मशीन अपने आप सीखती है।
तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके बन गया डीप लर्निंग। इसमें कोई अभी प्रश्न है किसी का तो मैं अभी इसको आंसर कर दूंगा, किसी को और डाउट हो इसमें? Anyone wants to ask any question? It's clear, sir. Thank you. Sir, we have question answer session in the last also. Dr. Deepak, I am audible? Dr. Deepak, I am audible? हाँ जी, हाँ जी। Sir, we have a question answer session in the last also, sir. लास्ट का कई दफा भूल जाते हैं कि क्वेश्चन पूछना की है। Sir, there is one question. Please elaborate application for every type of artificial intelligence. It's from Dr. Rajandeep Singh. तो जिसने भी anybody who wants to ask the question, please keep on writing in the chat box. मैं बीच बीच में उसको देखता रहूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सर प्लीज एलैबोरेट एप्लीकेशन फॉर एवरी टाइप ऑफ AI. दैट इज कमिंग अप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी सेकंड स्लाइड है, हम धीरे धीरे चलेंगे ताकि जितना भी करें समझ आ जाए, नहीं तो फालतू में मतलब स्पीकर आके बोलते रहते हैं, कुछ पता लगता नहीं है। तो डीप लर्निंग क्या है, अभी ये क्यों एकदम से पॉपुलर हो गया? क्योंकि होता क्या है कि जो न्यूरल नेटवर्क था वो तो आज से 30-35 साल पहले भी था, और हम कह रहे हैं कि डीप लर्निंग भी न्यूरल नेटवर्क ही यूज करता है। तो एक्चुअली में कोई नई रिसर्च तो हुई नहीं, तो फिर इसमें ऐसा क्या हो गया कि भाई अब एकदम से सारी दुनिया जो है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब जाप जप रही है। तो 3 चीजें हुई, वो तीनों चीजें इसमें लिखी हुई हैं। एक तो ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें जितने आपके अलग अलग पैरामीटर होते हैं उनको ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है। तो वो जब बार बार एक्सपेरिमेंट करते थे तो एक ही एक्सपेरिमेंट करने में इतनी ज्यादा वो कंप्यूटिंग पावर लगती थी कि कई कई दिन लग जाते थे। तो इसलिए जो लोग हैं वो हैरान परेशान होके मतलब बहुत ज्यादा उसमें रिसर्च नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि मोर कंप्यूटिंग पावर इज अवेलेबल ड्यू टू कमिंग ऑफ एनवीडिया जीपीयूज। तो अभी एनवीडिया जो कंपनी है उसने एक तरह के एडवांस सीपीयू निकाले जिनका नाम था जीपीयू, जनरल पर्पस ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट। तो उसमें क्या है कि काफी काम जो है वो पैरेलल में हो जाते हैं और वो एक तरह से सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो उसके आने से क्या हुआ कि जो एक्सपेरिमेंटेशन की स्पीड थी वो बहुत बढ़ गई, तो इसलिए लोग उसमें काम करते चले गए। और दूसरा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा हैज इंक्रीज ड्यू टू एक्सप्लोजन इन स्मार्ट मोबाइल एंड डिवाइसेस। तो अभी क्या है कि आपको अगर हेल्थ रिलेटेड डाटा चाहिए, कस्टमर रिलेटेड डाटा चाहिए, रिव्यूज चाहिए, जितना भी डाटा अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो हजारों लाखों तरह के डाटा सेट जो हैं वो फ्री में मिलते हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले ये बात नहीं थी। अगर आपको 100 कुत्ते की भी फोटो चाहिए तो भी आपको जाके गलियों में जाके खींचनी पड़ेगी, मिलेगी नहीं। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम थी कि अगर आपके पास डाटा सेट ही नहीं है तो फिर एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। तो एकदम से इतने सारे दुनिया में करोड़ों अरबों मोबाइल हो गए और इतनी सारी डिवाइसेस हो गई कि डाटा इकट्ठा करना बहुत आसान हो गया। और तीसरा था कि रिलीज एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एल्गोरिथम्स, एपीआईज एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर डीप लर्निंग। तो जब आज से 20-25 साल पहले मैं न्यूरल नेटवर्क पढ़ाता था तो उस टाइम पे पढ़ाने में क्या होता था, एक सिंगल न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए आपको 1000-1200 लाइन का C++ में कोड लिखना पड़ता था। आजकल वो लैंग्वेजेस जो है पाइथन और वो सब इतनी एडवांस हो गई कि एक न्यूरल नेटवर्क लिखने के लिए मुझे सिर्फ 2-3 लाइन का ही कोड लिखना पड़ता है। तो प्रोग्रामर के लिए बहुत आसान हो गया उस तरह की कोडिंग करना। तो ये तीनों चीजें मिलके अभी इस कारण एकदम से डीप लर्निंग जो है दुनिया में छा गई है। और अभी आप ये ग्राफ अगर देखोगे तो जो इसमें लाल वाली लाइन आप देखो तो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, तो ये अगर आप डाटा बहुत ज्यादा भी हो तो भी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलती।
लेकिन अगर आप टॉप में देखो हरी वाली लाइन, लार्ज न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम डीप न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, तो इफ यू हैव सो मच ऑफ डेटा देन योर एक्यूरेसी इंक्रीज। क्योंकि होता क्या है कि मान लो आप लोग अपनी कोई चेक करवाने जा रहे हो कि मेरे को डायबिटीज है या नहीं। अब मान लो अभी तो आप डॉक्टर से चेक करवाते हो, कोई कंपनी कहे कि हमने एक एआई की मशीन बनाई है, आप इससे चेक करवाया करो, डॉक्टर के पास मत जाओ। तो आप वो एआई की मशीन के पास कब जाना शुरू करोगे? एआई की मशीन के पास लोग तभी जाएंगे जब ये प्रूव हो जाएगा कि जो मशीन है वो डॉक्टर से भी बेटर बताती है। तो डॉक्टर की अगर एक्यूरेसी हम मान के चलें कि भाई 94% है, कुछ केसेस में डॉक्टर भी गलती कर देते हैं, तो इसी तरह से मशीनें जो बनेंगी, एआई की मशीनें अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, उनकी जब एक्यूरेसी जो लोगों से ज़्यादा होगी, जो एक्सपर्ट अभी काम करते हैं उस एप्लीकेशन में, उससे ज़्यादा हो जाएगी, तब लोग जाएंगे एआई की एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। तो इसलिए जो ये ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, इनकी एक्यूरेसी कभी भी 65-70% से ऊपर जाती नहीं है। तो इसलिए लोग उसमें सिर्फ रिसर्च करते थे, लेकिन वो कभी भी पब्लिक के यूज में चीजें आई नहीं। लेकिन अभी डीप लर्निंग के कारण क्या हुआ कि एकदम एक्यूरेसी बढ़ गई चीजों की, और पब्लिक भी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन को यूज करना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये एकदम से दुनिया में आप देख रहे हो कि एआई का नाम हो गया। और इसीलिए क्योंकि एआई इंपॉर्टेंट हो गई है, इसलिए फिर विशाल गोयल जी ने मुझे भी एआई के लेक्चर के लिए बुला लिया, नहीं तो फिर किसी और को बुलाते। सो 3 काम करती है एआई, एक तो डिटेक्शन, एक प्रेडिक्शन और एक जनरेशन। तो डिटेक्शन में क्या करते हैं कि जैसे हम मान लो स्पीच डिटेक्ट करनी है, कि भाई आपने एआई को सिखा दिया कि ये जो बोलने का तरीका है ये दीपक गर्ग का है, ये जगसीर सिंह का है, ये सुखविंदर सिंह का है, ये मनवीर कौर का है। तो ऐसे अलग अलग समझा दिया हमने एआई को, अलग अलग सैंपल देके। अब हम कोई भी उसको नया सैंपल देंगे स्पीच का, तो वो ऑटोमेटिकली बता देगी कि अगर मेरे पास 1000 लोगों का डेटाबेस है तो उसमें से ये कौन बंदा बोल रहा है। या दूसरा तरीका क्या है कि वो आप कोई स्पीच बोल रहे हो तो वो क्या बोल रहे हो, अभी आप आजकल YouTube में जब जाते हो तो ऑटोमेटिकली उसके वो नीचे लेबल आने शुरू हो जाते हैं। तो आज से 10 साल पहले तो क्या मूवीज में होता था कि लेबल वो ह्यूमन लिखते थे, तब उसको हम लेबलिंग करते थे। लेकिन आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑटोमेटिक लेबलिंग हो जाती है। तो इसी तरह से और होता है कि आजकल गूगल की कई डिवाइसेस आ रही हैं कि आप अंग्रेजी में बोल रहे हो, आप मतलब दूसरा बंदा अंग्रेजी में बोल रहा है और आपने अपने कान में मान लो वो डिवाइस लगाई हुई है, तो आपको पंजाबी में या हिंदी में सुनेगा, जैसे भी आपने सेटिंग की हुई उस मशीन की। तो कितना बड़ा काम हो रहा है कि ऑटोमेटिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अंग्रेजी को पंजाबी में या हिंदी में या जर्मन में या फ्रेंच में कन्वर्ट कर रही है। तो ये 3 चीजें हो गई ऐसे, डिटेक्शन, प्रेडिक्शन और जनरेशन। तो पहले तो लोग कहते थे कि भाई जो कंप्यूटर है वो सिर्फ कैलकुलेशन वाले तरन्नुम और नए नए जो वो है म्यूजिक, तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन अपने आप से नया म्यूजिक जनरेट कर सकती है, नई पेंटिंग बना सकती है, नया नॉवल लिख सकती है, नया ब्लॉग लिख सकती है, नई कहानी लिख सकती है। मतलब जो जो आदमी सोचता था कि ये तो सिर्फ मैं ही कर पाऊंगा, आर्टिस्ट को जाकर आर्टिस्ट Dr. Deepak? Dr. Deepak, your voice is not coming.
Dr. Deepak, your voice is not coming. I think so disconnect हो गया. He has joined back, so just wait. Okay, okay. Dr. Chatta, please call him. Okay, sir. हेलो. हाँ जी सर, डिस्कनेक्ट हो गया सीगा जी. हाँ जी. He is trying to reconnect, sir. विशाल सर, कोई नेटवर्क इशू है? सर दर्द डिस्कनेक्ट हो गया. ही इज ट्राइंग दोबारा कनेक्ट करने. Everyone, I think but you have access? I'm saying till he joins, engage the participants. Okay, sir. Participants, everyone, I think ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जैसे I am from a mechanical background, so if I predict very soon we will be surrounded by machines only. We are totally dependent on machines in future. I think so. And artificial intelligence is will be the we can say it's a turning point. Instead of हम खुद जाके काम करें, हम लोग प्रेफर करेंगे कि इसके लिए मशीन हो, जैसे रोबोट्स आने लग गए या कुछ और. सो मुझे आप लोगों से बात शेयर करनी थी. जैसे हमने एक सीरीज आई थी, मूवीज आई थी सीरीज टर्मिनेटर. आई थिंक देखा है सबने? एनीवन? हाँ जी चट्टा साहब, तुसी कंटिन्यू रखो जी. बिल्कुल. हाँ जी सर, वो जो मूवी टर्मिनेटर मूवी थी, आई थिंक दैट इज बेस्ड ऑन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बिकॉज उसमें जो टर्मिनेटर्स हैं, रोबोट्स हैं, ठीक है, हमने देखा कि कैसे वो ह्यूमन मतलब स्किन में होते हैं एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट. तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग जितनी ज्यादा एडवांस होती जाएगी, दिस वर्ल्ड विल बी इन हैसल और ट्रबल. इट्स माई ओपिनियन. बिकॉज जैसे उसमें लिखा है, दैट इज वी कैन से हाइपोथेसिस. ठीक है, एक विचार है, एक थॉट है
कि जैसे जैसे जो एडवांसमेंट है वो बढ़ती जाएगी, तो अगर मशीन खुद सीखना शुरू कर दे तो एक टाइम ऐसे आएगा कि वो हमें भी ओवर पावर कर सकती है, ह्यूमन रेस को भी ओवर पावर कर सकती है। हमने कितनी मूवीज इस जो टॉपिक पे है देखी होंगी। टर्मिनेटर इज वन ऑफ देम, जो ये मार्वल्स की जो सीरीज आती थी जिसमें क्या बोलते हैं उसको, आयरन मैन एंड। ਚੱਠਾ ਸਰ ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ जी हाँ जी सर। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਜੌਕਰ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀ ਡਾਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਨੈਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ, जो ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜों ने जो रिसर्च की थी उसके रिगार्डिंग हमारे पास जो सारा जो खजाना था वो मिल गया, और मशीन तो एकदम ट्रांसफर हो सकता है, उसमें होगा जो जितनी मेमोरीज होगी, जितनी उसकी रिसर्च होगी, और मशीन कितनी पावरफुल हो सकती है हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल सर, वी कैन टेक एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। एक मूवी आई थी यहीं पे इंडिया में, रजनीकांत जी की रोबोट। जी जी हाँ जी हाँ जी। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਕ ਸਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਚੱਠਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਓ। ठीक है सर, मैं कर दूँ। डॉक्टर राजविंदर प्लीज कंटिन्यू डिस्कशन। राजविंदर जी एक चीज और ऐड करना चाहते हैं कि ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਿਊਮਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ GPF ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਬੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ जी जी बिल्कुल ठीक है। इस करके मेरे मुताबिक अपने जो ह्यूमन नेचर है आगे सर दीपक सर आगे अपने विच। ओके जी ओके ठीक है, चट्ठा जी कंटिन्यू करो जी। हाँ जी सर। दिख रही है स्क्रीन? डॉक्टर दीपक इज बैक। स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर बिल्कुल। ओके सो आई डोंट नो कि कितने बंद हो गया सीगा सर ऑन थर्ड स्लाइड सर, इन डिटेक्शन प्रेडिक्शन एंड जनरेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस सर। ओके सो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? सर एक मेरा एक ਅਸੀਂ डिस्कशन कर रहे ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ डिस्कनेक्ट हो गए सी। आई हैव वन क्वेश्चन कि जैसे डीप नेटवर्किंग जो न्यूरल नेटवर्क है, इससे धीरे धीरे करके जो मशीन जो है खुद सीखना शुरू कर, जैसे आपने बताया कि मशीन खुद सीखती है, बट ऐसे नहीं है कि हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, ये क्वेश्चन मूवीज से रिलेटेड है। मूवीज देखी है कि एक टाइम में मशीन जो है इतना सीख जाएगी कि ह्यूमन रेस को भी चैलेंज कर सकती है, तो ये हाइपोथेसिस है या पॉसिबिलिटी भी है? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, जिस तरह से नई नई इनोवेशन हो रही हैं, हम देख रहे हैं। मतलब मैं तो बिल्कुल उस चीज के सेंटर में हूँ, तो जिस हिसाब से चल रहा है तो हो सकता है आने वाले 10 साल के बाद वो भी जो हम मूवीज में देखते हैं वो चीज सच हो जाए। तो वो जो है कि AI जो है वो 3 तरह की AI होती है। एक को बोलते हैं जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक को बोलते हैं सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी तक हम जो कर रहे हैं वो है सारी जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन अभी ऑलमोस्ट मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, उसमें रिसर्च चल रही है सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की।
जी सर। वो भी जैसे आज सुबह ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि अभी एक ब्लॉग लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन ने अपने आप, और अच्छा मतलब दुनिया में कोई भी जो है उसको वो बता नहीं पा रहा कि ये बंदे ने लिखा है कि मशीन ने लिखा है। सो सर ये तो मतलब अगर देखा जाए तो ये खतरे की घंटी नहीं है आने वाले समय के लिए। तो जैसे हम लोग हाँ, मूवीज में वो देखते हैं, है दे कि आर लर्निंग, अगर जब वो अपने आप कंप्यूटर आए सीख रही हैं थे, सब कुछ। हाँ जब शुरू में कंप्यूटर आए थे, जब शुरू में हवाई जहाज आए थे, जब शुरू जी में इलेक्ट्रिसिटी आई थी, तब भी लोग बहुत कुछ कहते थे। तो ये तो हमें डिसाइड करना है ह्यूमन बीइंग को कि हमने टेक्नोलॉजी अपने फायदे के लिए कैसे यूज करनी है। लेकिन बीच में काफी लोग ऐसे होते हैं जो उसका मिसयूज करने की ट्राई करते हैं। अभी जैसे ये जीनोमिक जीन, पहले वो लोग कहते थे कि भाई हम जीन से जो है नए लोग बना सकते हैं जीन को वो करके, तो उसमें जी हमने जी क्लोन बनाने शुरू किए। तो वो भी अभी जो है जीन प्रिंटिंग की मशीनें आ रही हैं, जब आप पूरा जीन प्रिंट कर सकते हो उसमें चेंज करके, तो उसमें और भी ज्यादा खतरे हैं। तो वो हर अच्छा नई अच्छा टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसमें ये सब होता है। तो वो जब कंट्रीज मिलके आपस में अगर प्रॉपर लॉज बना लें और प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट करें तब तो उसका जी फायदा होगा। लेकिन दो चार ऐसे दुनिया में देश होते हैं या कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो फिर उसको गलत तरीके से मिसयूज करने की कोशिश करती हैं, तो फिर उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। जी सर। जी सर। सो वी कैन अभी कंटिन्यू आप सर। एप्लीकेशन वाली स्क्रीन दिख रही है? सर मेन एरिया वेयर डीप लर्निंग इज बीइंग प्रोमिनेंटली एप्लीकेशन सर। हाँ जी। ओके, तो इसमें तीन जो है मेन कैटेगरीज हैं। अगर कोई भी आर्टिफिशियल, अगर कोई कहता है कि मैं एआई में रिसर्च करता हूँ या एआई में काम करता हूँ, तो वो इन तीनों में से किसी एक चीज में काम कर रहा होगा। तो पहला है कंप्यूटर विजन, जिसमें मतलब वो सारा जो है इमेजेस और फोटोज के साथ खेलेगा। और दूसरा है स्पीच एंड ऑडियो, जिसमें वो ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल सारा उसके साथ एक्सपेरिमेंट या उससे रिलेटेड एप्लीकेशन में काम करेगा। और तीसरा है जिसमें वो टेक्स्ट या नंबर्स के साथ काम करेगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसकी जैसे कई लोग कह रहे थे कि फ्यू पॉपुलर एप्लीकेशन की हम बात करें अगर, तो सबसे पहले जैसे काफी लोग हो सकता है वो किसानी से भी जुड़े होंगे, तो पहला है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में होता है कि इसमें सबसे जो आगे देश है वो है इजराइल। उसने काफी इसमें सफलता प्राप्त की है अभी तक। तो होता क्या है ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर? तो अभी हम नॉर्मल अगर देखें तो खेत में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने कोई खाद डालनी है, तो हम उसको जैसे बोरी लेके फेंकना शुरू कर देते हैं खाद को, और पूरे खेत में खाद डाल देते हैं। इसी तरह से अगर हमने कोई उसमें कोई दवाई डालनी है, कीड़े मार दवाई या कोई और, तो भी हम सारे ऐसे उसको पानी में मिला के या किसी में पूरे खेत में छोड़ देते हैं। तो अभी प्रिसीजन एग्रीकल्चर नहीं हम करते, अभी तो नॉर्मल मतलब अपनी खेती करते हैं। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि अगर हमारे खेत में मान लो 10 लाख सैपलिंग हैं, अगर हमने मान लो गेहूं या चावल की भी बिजाई की हुई है, तो उसमें अगर एक एक करके काउंट करेंगे भाई कितने पौधे हैं अपने पूरे खेत में, तो हो सकता है लाख हों, 10 लाख हों, उस तरह से होंगे। तो उसमें से अगर हम देखें कि सारे पौधे जो हैं वो एक साथ नहीं बढ़ते, हर एक की जो सेहत है अलग अलग होती है, हर एक में पानी अलग अलग चाहिए होता है, किसी में ऑलरेडी पानी लगा हुआ है, खेत की ढलान अलग हो सकती है, कहीं पे धूप ज्यादा आ रही है, कहीं पे धूप कम आ रही है। जो बीमारी है खेत में वो एक जगह से शुरू होती है, कई बार पूरे खेत में बीमारी नहीं होती, सिर्फ दो चार पौधों को भी लगी होती है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या करती है, ये एक तरह से मान लो आप एक रोबोट है। वो रोबोट जो है वो ट्रैक्टर की तरह भी हो सकता है, वो रोबोट ड्रोन की टाइप का भी हो सकता है, या कोई भी उसकी मतलब अकल और शक्ल हो सकती है। तो वो रोबोट में क्या है कि कैमरे लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, वो रोबोट चल सकता है। तो चाहे आप रोबोट को एक मतलब छोटा ट्रैक्टर ही मान लो, तो वो क्या करेगा कि आगे आगे बढ़ता जाएगा खेत में और फोटो लेता रहेगा, रियल टाइम में फोटो लेता रहेगा, फोटो को प्रोसेस करता रहेगा। और उसमें वो कैपेबिलिटी होगी कि वो देख सकता है कि भाई आगे मेरे जो पौधा आ रहा है, मान लो आलू का है या मिर्च का है या कोई फल का है, कोई भी है, जो भी आप खेती कर रहे हो,
तो उसको उसकी अभी क्या हालात हैं, उसको कितना पानी चाहिए। हो सकता है उसको अभी इमीडिएटली सिर्फ 100 ग्राम पानी, लेकिन आपने पूरा उसमें मतलब पूरा नदी छोड़ दी उसके ऊपर। तो वो क्या है, उसमें जैसे एक प्रिंटर होता है, कलर्ड प्रिंटर, उसमें 3 तरह के कलर की वो कार्ट्रिज होती है, एक रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन। तो अपने आप सारे कलर निकल आते हैं। तो ऐसे ही जो ये रोबोट है, इसमें 3 तरह के डब्बे बने होते हैं, एक में पानी होता है, एक में खाद होती है और एक में दवाई होती है। तो किस पौधे को कितना पानी चाहिए, कितनी बूंदें चाहिए पानी की, और कितनी उसको दवाई चाहिए, कौन सी दवाई चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए नहीं चाहिए, किस तरह की पेस्टिसाइड चाहिए, तो वो उतने सिर्फ दाने, हो सकता है 1 दाना या 5 दाने, इस तरह से वो आगे आगे पूरे खेत में जिस पौधे को जितना चाहिए ऐसे देता जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो इससे क्या होता है कि कई जगह जहाँ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, एक तो इससे बचत बहुत होती है। अगर आपने 100 किलो पेस्टिसाइड डालनी थी तो हो सकता है कि इससे आपने 2-3 किलो में ही काम चल गया। तो किसान की जो इनकम है, कई लोगों में जहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया है उसमें किसान की जो इनकम है वो डबल से भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि एक तो सेविंग हो गई और एक हर एक पौधा जो है वो आइडियल तरीके से उसकी ग्रोथ हुई। तो जो ओवरऑल आउटपुट थी खेत की वो बहुत बढ़ गई। तो इसको बोलते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर। इसी तरह दूसरा है लर्नर प्रोफाइलिंग। जैसे क्लास में लोग पढ़ाते हैं, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो क्लास को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हम होशियार बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नालायक बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बीच वालों को पढ़ा रहे हैं। सबको हम एक तरीके का ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि ना तो हमारे पास उतना टाइम है कि हम एक एक को पढ़ाएं, और ना ही उतने रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास इतने पैसे हैं तो इसी तरह इसको भी प्रिसीजन लर्नर प्रोफाइलिंग बोल सकते हैं कि भाई एआई से क्या होगा कि मान लो आपने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, तो बच्चे की लर्नेबिलिटी के हिसाब से वो अलग अलग लेवल के वीडियो बन जाएंगे या अलग अलग तरीके की असाइनमेंट्स अलग अलग तरीके का, ताकि उसकी जैसे जैसे बच्चे को समझ आ रही है उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि सबके साथ एक ही तरीके से हुआ तो किसी लर्नर को वो कहेगा कि भाई ये स्लो लर्नर है, किसी को कहेंगे एक्टिव लर्नर है, किसी को पैसिव लर्नर बोलेंगे, किसी को डायनामिक लर्नर बोलेंगे। तो ऐसे अलग अलग लर्नर की प्रोफाइल बन जाएगी। प्रोफाइल कैसे बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसे इंटरेक्ट करता है आपका जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके साथ, कितना एक्टिव रहता है, कितने उसका अटेंशन स्पैन है, कितना वो इधर उधर चंचल जो है उसकी आंखें हैं कि वो स्क्रीन पे तो देखता ही नहीं, इधर उधर ही देखता रहता है, या इधर उधर से कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो जो आपका सिस्टम है नोट करता रहता है, और उस तरीके से ही उसकी फिर पढ़ाई चलती है। आगे है वीडियो कैप्शनिंग। अभी क्या हुआ, एक मूवी का जो ट्रेलर होता है, तो ट्रेलर जनरली तो जो डायरेक्टर होता है वो सोचता है कि भाई मूवी का ट्रेलर कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेलर अच्छा होगा तो लोग मूवी देखने आएंगे। लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने ट्रेलर बनाने शुरू कर दिए हैं। तो कैसे बनाता है वो, जैसे एक मूवी में मान लो अगर आप देखो तो एक मूवी में लाखों फोटो होती हैं, 1 सेकंड में 16 फोटो होती हैं। तो अगर 3 घंटे की मूवी है तो लाखों फोटो होंगी एक मूवी में। तो वो जो एआई सिस्टम है वो हर एक इमेज को वो करता है, एनालाइज करता है, और वो देखता है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल जो इमेजेस हैं वो कौन सी हैं। तो उस हिसाब से वो उसका एक पूरा मूवी का ट्रेलर बना देता है। तो ऐसे ही हर एरिया में एप्लीकेशंस हैं, कोई भी आप एरिया बता दो। तो अगर जो पार्टिसिपेंट हैं उनको कोई स्पेशल किसी एरिया में इंटरेस्ट हो तो मैं फिर उस एरिया में आपको कुछ एआई की एप्लीकेशन बता सकता हूँ। सर इसका जो इनिशियल सेटअप है, लाइक वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जो इसका इनिशियल सेटअप है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा? बिकॉज अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ तो एग्रीकल्चरल जो प्राइमरी सेक्टर वी कैन से इंडिया का तो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, तो और जो खेती करने वाले जो है फार्मर्स हैं, जो ज़्यादा लैंडलॉर्ड हैं वो तो बहुत कम है। तो ये नहीं लगता कि सर इसमें जो इनिशियल सेटअप है वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, और इसको चलाने के लिए या रोबो को चलाने के लिए या कंप्यूटर को चलाने के लिए वी नीड अ स्किल्ड लेबर या स्किल्ड बंदा चाहिए इसके लिए? ये बात सही ठीक है आपकी, क्योंकि ये एक किसी
फार्मर के बस की बात तो है नहीं वो रोबोट बनाना या कुछ बनाना, ये तो कोई ना कोई जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बनाएंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, जो मेन जो काम है वो तो बीच में जो सॉफ्टवेयर है जो इमेजेस को एनालाइज करेगा, फिर डिसीजन लेगा कि क्या देना है। और दुनिया में लाखों तरह की फसलें हैं, और फसलें भी ऐसी हैं कि मान लो सिर्फ आलू का ही एग्जाम्पल ले लें, तो अभी आलू तो इजराइल में भी उग रहा है, आलू अमेरिका में भी उग रहा है, आलू पंजाब में भी उग रहा है, आलू महाराष्ट्र में भी उग रहा है। तो उसमें सब में सेम सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, क्योंकि सब जगह का जो हवा पानी है वो भी अलग है, जो बीमारियां लगती हैं वो भी हर जगह अलग अलग टाइप की लगती हैं, जो धूप है वो धूप की किरणें भी अलग अलग एंगल पे हर जगह पे आती हैं। तो वो जो लोकली जो है वो सब जगह का अलग अलग होगा, तो इसलिए वो जो सॉफ्टवेयर है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। तो मेनली तो जो कंपनीज है वो बनाएंगी, तो लेकिन डेफिनेटली इनिशियली तो जैसे अभी टेक्नोलॉजी शुरू हो रही है तो अभी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन जैसे जैसे उसको लोग अडॉप्ट करना शुरू करेंगे और बल्क में बननी शुरू हो जाएंगी तो सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ये पहले हमारी जो कंबाइनें आती थी, थ्रेशर आते थे, वो पहले बहुत महंगे थे, अभी उस सिस्टम बन गया कि लोग किराए पे ले लेते हैं। तो उसी तरह से रोबोट लोगों ने, जो अमीर लोग हैं वो रोबोट किराए पे देने शुरू कर देंगे कि भाई ले भाई एक दिन के लिए यूज कर ले अपने खेत में, और जितना पानी और फर्टिलाइजर देना है फिर 1 महीने बाद फिर ले जाना, इतने पैसे में फिर कर लेना। तो कोई ना कोई सिस्टम बन जाएगा ऑटोमेटिकली। डेफिनेटली सर, यही एक सोल्यूशन है इसका इम्प्लीमेंटेशन का, अगर शेयरिंग होना शुरू हो जाए। नहीं तो अदरवाइज न्यू टेक्नोलॉजी को एकदम अडॉप्ट करके और उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करके इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। जो जितनी हमारी फार्मिंग हो रही है तकरीबन मैक्सिमम जो है वो नॉर्मल फार्मर्स हैं जो कि सिर्फ हैंड टू माउथ वाला काम होता है। नहीं तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि एक हैंड टू माउथ जो बंदा सिर्फ ब्रेड बटर अर्न कर रहा है उसके लिए इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए जो नहीं वो तो अगर मान लो हाँ जी, अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि इससे आउटपुट बढ़ रही है तो गवर्नमेंट उस चीज को सब्सिडाइज भी कर सकती है। अब जैसे किसानों को बिजली फ्री में मिल रही है, तो उसकी बजाय अगर मान लो उनको अगर उनकी फसल डबल हो जाए तो उसमें वो ज्यादा खुश हो जाएंगे, तो उसमें भी सब्सिडी गवर्नमेंट दे सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, आई गॉट द पॉइंट सर, थैंक यू। Anyone else want to ask the question? Anyone else? No sir, thank you. Please continue. तो एक ये मनोज मित्तल जी शायद पूछ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग ऑन वीडियो सर्वेलेंस और विद रिस्पेक्ट टू स्मार्ट सिटीज। जी सर, वो बड़ी क्वेश्चन है। तो वीडियो सर्वेलेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। मतलब आजकल जैसे आप मूवीज में भी देखते हो तो कोई भी जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पे कैमरा नहीं लगा हुआ, चाहे आपके घरों में, चाहे गलियों में, चाहे मॉल्स में, जहाँ आप घूमने जाते हो वहां पे, और बाहर के देशों में तो कोई शायद ऐसा मतलब चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं, और वो सारे कैमरे आजकल इंटीग्रेटेड होते हैं। तो ये जो वीडियो सर्वेलेंस की बात हो रही है, जैसे मैंने कहा कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इजराइल सबसे आगे है, इसी तरह वीडियो सर्वेलेंस में चाइना बहुत आगे है। तो चाइना में जो है वो क्राउड सर्वेलेंस और जो क्रिमिनल सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये है, एक तो क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए वो कोई भी चीज़ को सर्वेलेंस कर सकते हैं, जनता बहुत ज़्यादा उसमें कोई किंतु परंतु नहीं कर सकती। और उनकी दूसरी बात यह है कि उन्होंने काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट भी की है इस एरिया में, और काफ़ी स्टार्टअप्स जो हैं चाइना में वो भी वीडियो सर्वेलेंस पे काम करती हैं। तो वीडियो सर्वेलेंस में क्या है कि आप रियल टाइम में, अभी तक क्या होता था कि जैसे मान लो लंदन में कहीं पे बम विस्फोट हो गया, तो जो कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे लंदन के किसी रेलवे स्टेशन में या वहाँ के बाजारों में या वहाँ पे रोड्स पे, वो आपको बम विस्फोट होने के बाद में आपको काम में आएंगे। उसको एनालिसिस कर सकते हो कि भाई कौन निकला था, किसकी पीठ पे बैग लगा हुआ था, कौन पॉसिबल सस्पेक्ट हो सकता है। तो उसका क्या हुआ, उसका फायदा सिर्फ इतना हुआ कि हो सकता है आपको हेल्प कर दे कि भाई जो कोई उसमें कोई टेररिस्ट था उसको पकड़ने की मदद करे। लेकिन अभी एआई से क्या हो गया कि वो चीज रिवर्स हो गई कि आपको ये भी हो सकता है कि उस चीज को रोकने में आपकी मदद करे कि वो ब्लास्ट होने से पहले ही,
कि ये बंदा जो है थोड़ा सा जाली लग रहा है या इसको इस तरह से कुछ ना कुछ हो रहा है। तो उसमें क्या है कि रियल टाइम में जो आपकी है वीडियो सर्वेलेंस की, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको एनालाइज कर सकती है। अभी तक क्या होता था कि हजारों कैमरे लगे हैं तो इतना ह्यूमन पावर तो है नहीं गवर्नमेंट के पास, नहीं हजारों एम्प्लॉय जो हर एक कैमरे को देखते रहे 24 घंटे के भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो वो कैमरे लगे हुए हैं लेकिन उसको कोई एनालिसिस नहीं करता था। बाद में एनालिसिस करते थे कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे हमारे कई हॉस्टल में कैमरे लगे हुए हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी लगे होंगे, बाकी जगह भी। तो अगर कोई चोरी हो जाती है तो फिर बाद में हम चेक करते हैं कि भाई किस लड़के ने क्या चोरी किया क्या नहीं किया। तो वो बाद वाला काम था हर जगह पे। लेकिन अभी एआई में क्या हो गया कि पहले भी हो सकता है कि मान लो सैटेलाइट इमेजेस भी आ रही हैं हर जगह की, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, और आपने मान लो कोई थर्मल कैमरे लगाए हुए हैं। तो अगर कोई बंदा उस तरह की कोई चीज कैरी कर रहा है तो उसका जो थर्मल प्रिंट है इमेज में वो अलग आएगा। तो आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट कर सकता है। और इसी तरह से आपने अगर कोई डेटाबेस बनाया हुआ है मान लो 1000 टेररिस्ट का, तो अगर कोई उसकी शक्ल से मिलता जुलता हुआ घूम रहा है रेलवे स्टेशन पे और आपको उसमें शक है, तो वो ट्रिगर दे सकता है जो ऑफिसर बैठा हुआ है वहां पे कंट्रोल रूम में कि भाई ये देखो चेक करो ये बंदा इस डेटाबेस में है और ये बंदा ये घूम रहा है उसमें वो 4 में है। तो इमीडिएटली एक वार्निंग क्रिएट की जा सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो वीडियो सर्विस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो सकती है। तो मुझे लगता है कि मैंने मित्तल जी का क्वेश्चन आंसर कर दिया। तो किरणजीत कौर पूछ रही हैं कि हाउ वी कैन प्रेडिक्ट बिहेवियर। तो बिहेवियर प्रेडिक्शन इज ए वेरी बिग एप्लीकेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है। उसमें क्या होता है कि मान लो अभी तक क्या था कि लोग कुछ फेस के वो बना लेते थे सैंपल, कि अगर फेस इस तरह का लग रहा है तो शायद ऐसा गुस्से वाला होगा, अगर फेस ऐसे लग रहा है तो शायद हंसी होगा। लेकिन आप देखो कि कई लोग क्या होता है कि भाई उनका फेस ही इस तरह होता है कि बड़ा स्माइलिंग होता है, या फेस ही ऐसा होता है कि यार ये तो गुस्से वाला ही लगता है हर टाइम पे। तो आप ऐसे मतलब पूरे 100% एक्यूरेसी से नहीं कि फेस के साथ आप एक्सप्रेशन बता सकते हो। और कई बार ऐसे है कि भाई जो चाइनीज का फेस है वो अलग टाइप का होगा, एक्सप्रेशन अलग होंगे, जापानीज के अलग होंगे, अमेरिकन के अलग होंगे, इंडियंस के अलग होंगे, और बच्चों के और बूढ़ों के एक्सप्रेशन अलग होंगे। बूढ़ों के जैसे वैसे ही जो फेस है वो थोड़ी जुर्रियां सी होती हैं, तो उसका अगर एनालिसिस करना है तो आपको एक अलग एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, बच्चों के लिए बनानी पड़ेगी। और इसी तरह से मान लो फीमेल्स की अलग एक्सप्रेशन एनालिसिस होगा, मेल्स का अलग से एक्सप्रेशन एनालिसिस होगा, और अगर आपने मेकअप कर रखा है कोई तो उसमें एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। तो ये सारा जो है एक्सप्रेशन एनालिसिस, ईयर एनालिसिस से जो जुड़ा हुआ है, ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है। तो इसमें बहुत ही मतलब आपको लाखों नंबर्स में डाटा सेट चाहिए, जिसमें आपने ऑलरेडी जो इमेजेस हैं लाखों इमेजेस लेके उसको एनोटेशन करके आपने लिखा हुआ है कि ये इस तरह का एक्सप्रेशन है, ये इस तरह का एक्सप्रेशन है, तभी आप जो है प्रॉपर बिहेवियर एनालिसिस कर सकते हो। तो ऑलरेडी इसकी एप्लीकेशन कुछ आ गई हैं, कुछ ऑनलाइन भी हैं एप्लीकेशन, लेकिन उनकी जो एक्यूरेसी है किसी की भी 60-65% से ज़्यादा नहीं है। तो अभी काफ़ी काम इसमें चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही वाला काम है। कई आंख देख के बताते हैं कि भाई आंखों में से ही हम बता देंगे भाई आपकी आंखें आप सोच रहे हो या क्या आप मतलब अच्छा सोच रहे हो बुरा सोच रहे हो। कुछ जो है वो पूरा जबड़ा लेते हैं, कुछ दांतों को भी साथ में लेते हैं, कुछ पूरा फेस लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम जो है लोग रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है। हम लोग इंडियन साइन लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, काफी एल्गोरिथम्स को यूज किया, जिसमें ये था कि डेफ एंड डम के लिए हम ऑटोमेटिक सिस्टम बना रहे थे। हमने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारे इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होते हैं उनसे मैनुअल वीडियोस बनवाई, स्मॉल वीडियोस थी, 2-2 सेकंड की, 3-3 सेकंड की, कोई 10 सेकंड की। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एनिमेटेड वीडियो बनाई, सेम रेप्लिका। हम ये दोनों चीजें हमने क्या किया कि हमने मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर को दे दिया और उसको ट्रेन करने की कोशिश की। तो जो वीडियोस तो उसके पास ट्रेनिंग डेटा में थी उसको तो वो कर पा रहा था,
लेकिन अगर उसको अलग से कोई हम नई वीडियो दे देते थे तो वो उसको नहीं इंटरप्रेट कर पा रहा था। हमने हर तरह का उस पर एल्गोरिथम लगा के देख लिया, लेकिन ये चीज को अचीव नहीं कर पाए। सो कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान आपके पास? ओके, वेरी गुड। सो इससे और भी चीज़ें जो है रिलेट हो सकती हैं। तो जैसे अभी एक और क्वेश्चन है, पूछ रहा है कैंडिडेट के सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड ऐसे लर्निंग होती है। तो ये भी एक फाउंडेशन क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सुपरवाइज्ड लर्निंग वो होती है ऑलरेडी मशीन को कुछ बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि हमने मशीन को 200 फोटो दे दी, उसमें 200 फोटो में हमने बताया कि भाई ये 100 फोटो कुत्ते की हैं, 100 फोटो बिल्ली की हैं, तो हमने उसको लिख के बताया कि ये कैट की है, ये डॉग की। तो जितनी भी आप एप्लीकेशन में ऑलरेडी मशीन को कुछ लेबलिंग करके दोगे, वो सारी जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग उसको बोलते हैं। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है जिसमें आप लेबलिंग नहीं करते। मान लो आपने 200 फोटो वैसे ही मशीन को दे दी बिना कुछ बताए और उनको कहा भाई ले करो, कुछ ना कुछ करो इसका, तो मशीन उसकी अपने आप क्लस्टरिंग कर देगा। अब क्लस्टरिंग किस बेस पे करेगा वो आपको नहीं पता, वो मशीन डिसाइड करेगी। हो सकता है वो क्लस्टरिंग इस बेस पे कर दे भाई ये जो 50 फोटोएं हैं इसमें बहुत ज्यादा है, 150 फोटो में लाइटिंग कम है, या ये जो 100 फोटो हैं ये नेचुरल सीनरी की हैं, 100 फोटोएं बिना की हैं। तो आप मकसद तो था फाइंड करना कुत्ता और बिल्ली, लेकिन मशीन कुछ और ही बता रही है। तो इस तरह की जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आप लेबलिंग नहीं करते और सुपरवाइज्ड लर्निंग में आप लेबलिंग करते हो। तो आज से हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि एआई के साथ क्या क्या हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कैन वी हैव ए वर्ल्ड विदाउट ट्रैफिक रिलेटेड अनाउंसमेंट। तो ये एक रियल फोटो है, एक मतलब कहीं की दुनिया की, कि ये देखो आप ट्रैफिक का क्या हाल, हमने इतने सारे ब्रिजेस बना लिए, दुनिया भर की इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन आजकल क्या है हर एक जनता के पास एक में 10-10 कारें हो गई हैं, तो ट्रैफिक की हालत वही है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सब चीजें सुधर सकती हैं। अभी जैसे मान लो जो एडवांस कंट्रीज है उसमें ऑलरेडी टेस्ला मशीनें आ गई हैं, टेस्ला की कारें। वो टेस्ला की कारें या बिना ड्राइवर के भी चल जाती हैं। तो वो सारी अगर आपस में कनेक्टेड होंगी तो उनको पता होगा कि बाकी सारी कारें इस टाइम कहाँ कहाँ पे चल रही हैं, चाहे वो 1000 कारें हों चाहे 1 लाख कारें हों। तो आराम से मतलब जैसे आप सुबह चाय पी रहे हैं तो आपको जरूरी है कि आप कार को नहीं बोलोगे कि भाई चलो ऑफिस चलो, कार आपको बोलेगी कि चलो अब टाइम, अब सही टाइम है, अब ट्रैफिक में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अभी आप बैठो गाड़ी में चलते हैं। तो ऐसे मतलब कारें अपने आप ही डिसाइड करेंगी कि भाई कैसे कब कहाँ से निकलना है, कौन सी रोड लेनी है, कौन सी रोड में ट्रैफिक नहीं होगा, किधर को मुड़ना है, कौन लंबा पड़ेगा छोटा पड़ेगा। आप आराम से गाड़ी के पीछे बैठो, अपना न्यूज़ पढ़ो या जो मर्जी करो, गेम खेलो कोई। तो इस तरह देयर इज डेफिनेटली theoretically a model possible where there are no requirement of any traffic related announcement and it is all possible with the use of AI. So can we go online without fear of getting hacked? देखो मतलब इतनी सारी टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद भी जो हैकर लोग हैं वो और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। अभी देखो 2-3 दिन पहले सारा गूगल का जीमेल बंद हो गया था, और कभी हमें खबर आती है कि हजारों पासवर्ड चोरी हो गए, कभी खबर आती है फलाने बैंक में से इतना कोई पैसा निकाल के फ्रॉड से ले गया। तो ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पॉसिबल है कि ये सब चीज़ें रोकी जा सकें। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई अगर जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट होगी उसको पता लगता रहेगा कि जो प्रॉब्लमेटिक यूजर हैं या जो सिग्नेचर हैं ऑनलाइन लॉगिंग के या ऑनलाइन जो एक्टिविटी हो रही है उसके जो पैटर्न है वो सारे एआई को पता लग जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करता है कि ये जो गलत लोग हैं, गलत तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप से उसको हम रोक सकते हैं। अगला है भाई जैसे हमने कहीं जाना होता है एयरपोर्ट पे या किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे शहर में, तो सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में जो टेंशन होती है कि भाई वो 3 पहले जाना पड़ेगा, फिर चेकिंग करानी पड़ेगी, फिर सारा सामान खोल के दिखाओ, फिर ये सब मतलब वो अच्छा नहीं लगता। तो कई लोग सोचते हैं कि चलो छोड़ो ट्रेन में ही चलते हैं या कुछ और करते हैं, उतना ही टाइम लगेगा।
तो लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सब पॉसिबल है कि भाई कुछ देशों में तो ऑलरेडी शुरू हो गया कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप सिंपली मतलब जा रहे हो, अपने आप आपकी स्कैनिंग हो जाती है। तो उसमें सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मशीनें हैं वो आपकी इमेज लेती हैं और अपने आप चेक कर लेती हैं कि आपके कोई ऐसी जो है वस्तु तो नहीं है आपकी बॉडी पे या आपके बैग में जो कोई डेंजरस है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हॉस्पिटलाइजेशन अवॉइड कर सकते हो। अगर पहले ही आपने पूरा डाटा, जैसे आजकल कई फ़ोन में होता है, आईफोन में आता है कि आपका जो पैरामीटर है अलग अलग बॉडी पैरामीटर लेता रहता है, इंडिया में तो शायद नहीं है, बाहर के देशों में है। तो ऑटोमेटिकली अगर उसको लगेगा कि भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके जो बॉडी पैरामीटर, तो पहले ही आपको वार्निंग दे देगा ताकि आप कोई ना कोई उसका क्योर ले सको। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यू कैन अवॉइड हॉस्पिटलाइजेशन, सो इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एआई। कंपनीज कैन सेव ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन मास मार्केटिंग। अभी क्या है कि इसमें हम मार्केटिंग की बम्बार्डमेंट होती है, जैसे आप टीवी देख रहे हो, कंपनी अपनी ऐड कर रही है, कोई देखना चाह रहा है नहीं देखना चाह रहा, फालतू में अपने पैसे बर्बाद कर रही है। लेकिन अगर सिर्फ मार्केटिंग उन लोगों को करे जो रेलिवेंट कस्टमर, तो कंपनीज अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकती हैं, और वो सब पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ एआई। ऑलरेडी आप देखते हो कि जब आप कोई फेसबुक खोल रहे हो या वेबसाइट खोल रहे हो, तो हर एक के फेसबुक पे, हर एक के सोशल मीडिया पे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आती है। वो किस तरह की आती है? उस तरह से आती है जिस तरह के आप वीडियो देखते हो, जिस तरह के आप सर्च करते हो, वो ऑटोमेटिकली गेस कर लेता है कि शायद इसको ये चीज़ पसंद आएगी, तो उस तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है। तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस एरिया में शुरू हो चुकी है। तो फ्रॉड फ्री इकोनॉमी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, देशों में अभी ऑटोनॉमस कारें चलनी शुरू भी हो गई हैं। इंडिया में अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो अभी लोगों को यही नहीं पता कि भाई लेन ड्राइविंग क्या होती है, मतलब सीधा चलने की बजाय उल्टी लेन में चलने वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इंडिया में अभी 10 साल हमें कोई खतरा नहीं है कि आएगी, हमारे ड्राइवर जो हैं गाड़ियाँ अभी 10 साल तो कम से कम चलाते ही रहेंगे। प्रोसीजर कल्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं एआई की, जैसे अभी आप कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो गूगल पर्सनल असिस्टेंट है, सीरी एप्पल का सीरी है, तो ये सब चैट बोट आजकल कई वेब में आप यूज़ कर सकते हो। तो एनी क्वेश्चंस बाय द कैंडिडेट्स ऑन एप्लीकेशंस? हेलो सर, हेलो सर, हेलो, हेलो सर। या मैम, यू आर ऑडिबल मैम, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके सर। वही सर, अभी ये जो एंटीवायरल क्लॉथ्स आ रहे हैं ना सर, वेदर दे आर एप्लीकेशन ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवाज कट रही है आपकी, चैट बॉक्स में लिख दो आप। ओके ओके सर, ओके। गिरिजा मैम काइंडली राइट इन चैट बॉक्स। सर मैंने जितना भी जैसे आपने एप्लीकेशन बताया है, मैं उससे ये एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ कि हर जगह पे जो इमेज प्रोसेसिंग, भैया आप प्लीज राइट कर दो इधर चैट बॉक्स में। तो एक कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि वन और अदर डे मशीन विल लीड द वर्ल्ड। तो वन और अनदर डे मशीन्स आर लीडिंग द वर्ल्ड। तो आप सब लोग मोबाइल के गुलाम तो हो ही चुके ऑलरेडी, तो मशीन ही आपको चला रही है, आप तो मोबाइल को चला नहीं। तो और धीरे धीरे आप गुलाम बनना शुरू हो जाओगे, कोई चिंता मत करो। तो सारे ऑलरेडी गुलाम हैं, थोड़े और ज़्यादा गुलामी बढ़नी शुरू हो जाएगी। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, काफ़ी लोग बीवी के गुलाम हैं, कुछ लोग मोबाइल के गुलाम हैं, तो सब तो चलती रहेगी। आई एम ऑडिबल सर? So AI and IoT are definitely related question एक कैंडिडेट पूछ रहे हैं, बिकॉज IoT का काम क्या है? IoT का काम है डाटा कलेक्ट करना। तो जितना भी सेंसर डाटा है, वो चाहे एटमॉस्फेयर के बारे में हो, चाहे वेदर के बारे में हो, चाहे किसी मशीन के जो वाइब्रेशंस हैं उसके बारे में हो, किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो IoT का काम है डाटा इकट्ठा करना। और डाटा का हम क्या करेंगे अगर उस पर AI नहीं लगाएंगे? तो AI एंड IoT आर वेरी मच इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइवल करना मुश्किल है। तो एक क्वेश्चन है
how can we use these techniques for simulation and optimization in research problem. तो जो simulation और optimization एक अलग research है अपने आप में, उसमें मतलब वो तो अपने आप में simulate कर रहे हो, आप optimize कर रहे हो, वो तो 200 साल 300 साल पुराना research area है, तो उसमें वो AI जोड़ना उसको ठीक नहीं है, तो AI अपने आप में एक complete area अलग से है. But some of the AI problems when you are expecting, then definitely you can try to simulate and prove that whatever you are doing is right or not. Then the question is that there is a discussion of antiviral clothing whether it is application of AI or fuzzy logic control. So antiviral clothing is just a material research, means kind of material they are creating based on material with some chemical technology, you can say. So there is no artificial intelligence involved here, and there is also no fuzzy logic control involved. So this is just some smart material with some smart chemical combination. It is possible to sensitize a machine. Definitely it is possible to sensitize a machine, क्योंकि अभी तक तो जितनी मशीनें काम कर रही हैं वो सारे ह्यूमन के कंट्रोल में ही काम कर रही हैं, तो इसलिए तो जो भी मशीनें काम कर रही हैं वो सारी सेंसिटाइज्ड हैं ऑलरेडी. लेकिन जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, अगर हम मिसयूज करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि मशीन क्रिएट कर दें जो उल्टा हमें ही सेंसिटाइज करना शुरू कर देंगे. ओके, तो हम नेक्स्ट मैंने कुछ रीसेंट इंटरेस्टिंग यूज केस दिए हैं. जैसे अभी चाइना ने एक जर्नल बनाया है, वो जर्नलिस्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कंटेंट क्रिएट करके न्यूज आइटम बना देता है, कोई उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है. और अभी एक और नई न्यूज आई थी कि भाई जैसे हम पुराने जमाने में सोचते थे कि सबसे ज्यादा एक आदमी की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी क्या होती है, तो हम कहते थे कि जैसे हमारे इंडिया में बोलते थे कि भाई सबसे ज्यादा जो विद्वान है, सबसे ज्यादा होशियार, वो शास्त्रार्थ करते थे पहले पंडित लोग, तो जो शास्त्रार्थ में जीत लेता था वो सबसे ज्यादा विद्वान कहलाता था. लेकिन अभी हमने एक मशीन बनाई है कि जो उसमें जो मशीन है IBM की, वो किसी के साथ भी डिबेट कर सकती है कोई भी टॉपिक पे. तो अभी पीछे कुछ ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पब्लिक यूज उसका किया था, तो उसमें एक डिबेट हुई थी. उसका टॉपिक था कि क्या हमें अपने जो रिसर्च फंड है किसी देश को स्पेस रिसर्च के लिए यूज करने चाहिए या गरीबों के लिए यूज करने चाहिए. तो उसमें जो डिबेट हुई थी उसमें मशीन जीत गई थी. तो इस तरह से मतलब मशीनों का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है. और ये जो जैसे अभी 3-4 दिन उसकी एलन मस्क की एक स्टेटमेंट आई थी कि आने वाले 5 साल जो हैं वो बड़े इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कि 5 साल बाद हो सकता है तो मशीनें वो हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएं. तो इसलिए आप लोग जो अपना कमर कस लो, थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू कर दो. सिंपल FDP से कुछ नहीं होने वाला. ऑनलाइन कुछ कोर्स करने शुरू करो, देखो दुनिया में क्या हो रहा है. तो आगे थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. तो ये जो 5 फोकस एरिया में हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के: हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो बाकी का क्वेश्चन आंसर में ही लगाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी 20 मिनट और हैं. तो प्रश्न पूछिए, जो भी आप पूछना, डरिए मत, कोई भी जो भी आपका उल्टा सीधा सवाल है पूछ लो. सर आवाज आ रही है जी अभी क्लियर? नहीं, आवाज नहीं आ रही. आवाज आ रही है क्लियर. या तो आप फोन कर लो, साथ में फोन कर लो, आप फोन पे बता दो. दैट इज नो इश्यू सर, क्योंकि सर बाकी भी कंफर्टेबल रहेंगे ना कि अगर उनका बाकी कैंडिडेट अपने चैट पे लिख सकते हैं, चैट पे आप ब्रीफ में लिख दो, मैं बता दूंगा. ठीक है सर.
तो अभी जो हमारी जो एनवीडिया बेनेट रिसर्च सेंटर ऑन एआई है, ये बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास सुपर कंप्यूटर एक है एनवीडिया DGX-1V100। सबसे पहले किसी भी प्राइवेट एंटिटी में भारत में जो सुपर कंप्यूटर आया था वो हमारी लैब में आया था। तो उसमें हम जो है इमेजेस और वीडियो एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये उसकी फोटो है, इसमें 8 टेस्ला GPU लगे हुए हैं। ये वैसे तो एक सिंपल, बाहर से देखोगे तो एक जैसे नॉर्मल कंप्यूटर होता है वैसे ही लगता है, लेकिन ये कम से कम 40,000 कंप्यूटर के बराबर है, एक ही कंप्यूटर है। रिसर्च करना हो तो आप हमारी लैब में आके कर लेना, कोई हम पैसा नहीं लेते। तो ये जो है सबसे बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया का AI स्किलिंग का। तो मैं इसका डायरेक्टर भी हूँ और ये सारी कंपनीज हैं और इंस्टीट्यूशन हैं, ये सारे कोलैबोरेट करते हैं हमारे साथ। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन भी हमारा कोलैबोरेटर है, ब्रूनेल यूनिवर्सिटी लंदन, और बाकी एनवीडिया, अमेजॉन, एडेक्स, रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग UK, IEEE कंप्यूटर साइट, और इस तरह कम से कम 1000-1200 कोलैबोरेटर हैं हमारे। तो हम कम से कम 1000 इंस्टीट्यूशन को मेंटरिंग करते हैं जो हमारे हैं, और वो हमसे सीखते हैं सारे के AI में कोर्सेज कैसे बनाने हैं, AI में क्या क्या करना है। ओके, क्वेश्चन आया है राजनदीप सिंह से, एनी रिसोर्सेज फॉर बिगिनर टू स्टार्ट इन मशीन लर्निंग फील्ड। तो एक तो आप एक वेबसाइट पे जा सकते हैं leadingindia.ai, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, leadingindia.ai। उसमें रिसोर्सेज करके एक पेज बना हुआ है, उसमें आपको डाटा सेट के रिसोर्स मिलेंगे, ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उसके भी मिलेंगे, और काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। तो किसी ने भी अगर AI सीखनी है तो सबसे पहले काम तो आप करो कि ऑनलाइन फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे, बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ अवेलेबल हैं। तो एक छोटा मोटा ऑनलाइन कोर्स करो, फिर उसके बाद थोड़ा कोई एडवांस कोर्स कर सकते हो। और दूसरा है कि एक बार आपने कोर्स कर लिया उसके बाद एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट करना जरूरी है। जब तक आप प्रोजेक्ट करोगे नहीं तब आपको उस चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी, उस चीज़ का क्या क्या एक्चुअल उसमें डिलीवरेबल है वो समझ। तो अगर आपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को या किसी अपने दोस्त को भी बताना हो तो ये 3 चीज़ें जरूरी हैं, एक कोर्स और एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट करो। फिर आप उस AI पे जो रिसेंटली कोई ना कोई इंटर्नशिप करो, बहुत सारी कंपनीज फ्री में इंटर्नशिप दे, तो वो सब बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी फास्ट चेंज हो रही है। अगर आपने 6 महीने पहले भी कुछ पढ़ा है ना, वो 6 महीने पहले जो पढ़ा बेकार है, क्योंकि इतनी सारी चेंज हो जाएंगी। सो वन क्वेश्चन इज कि डीप लर्निंग इज जस्ट ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो ये भी आपकी बात ठीक है, कह सकते हो कि मार्केटिंग, लेकिन कई बार ये होता है कि मार्केट को अगर हिलाना है, लोगों को थोड़ा सा वो करना है मोटिवेट, तो कई बार पुरानी चीज भी जो है वो नए पैकेज में पड़ती है। तो मैं तो इस पे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मेरे से ऊपर की बात है कि डीप लर्निंग वही प्योरली मार्केट स्ट्रेटजी है या कुछ और है। तो बट सिंपली ये है एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क ही है। तो विशाल वर्मा जी कह रहे हैं कि स्कॉलर रजिस्टर फॉर PhD डूइंग DNA। तो डेफिनेटली अगर वो आपके पास कोई प्रोग्राम है तो आप प्रोग्राम हमें भेज दो, हम रन कर सकते हैं अपने सुपर कंप्यूटर की। अभी यूनिवर्सिटी तो बंद है फिजिकली, तो आप नहीं आ सकते। तो डॉक्टर कृष्णा सिंह जी पूछ रहे हैं कि डज में इंक्रीज हेल्थ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है, अभी तक तो ये लग रहा है कि AI में हेल्प मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि इतने सारे करोड़ों लोग हैं दुनिया में और काफ़ी लोगों को हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपके मोबाइल की ऐसी काफ़ी एप्लीकेशन आ जाएं कि आप अपने आप अपनी हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ चेक कर पाओगे। तो 1-2 साल में ऐसी एप्लीकेशन आने की काफ़ी संभावना है कि छोटी मोटी बीमारियां आप अपने आप चेक। तो उसके कारण मुझे लगता है कि हेल्थ प्रॉब्लम जो है AI से हेल्प करेगी। AI हेल्थ प्रॉब्लम इंक्रीज करेगी या नहीं वो तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन अभी तो ये in reducing the health problems. Any online courses run by your university from basic to advanced। तो मैंने जो दिया हुआ है leadingindia.ai पे जाइए, उसमें आप एक लिंक देखिए वर्कशॉप करके। तो हमने अभी तक 300 से वर्कशॉप किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो जैसे ही कोई आप उसमें
एनरोल कर लीजिए हमारी जो leadingindia.ai में, आप अपना ईमेल ऐड कर दीजिए, उसमें ऑप्शन है ऐड करने की, तो कोई भी नई वर्कशॉप होगी तो आपको फिर उसकी ईमेल आ जाएगी। एनी अदर क्वेश्चंस? तो जो मेरा मेल आईडी है वो विशाल जी के पास भी है, मैं भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, deepakgarg108@gmail.com। So thank you very much, Dr. Deepak. You spared the time even on off day. So क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क इन एआई। तो मैंने यहाँ पे आपको शायद दिखाया भी था, दोबारा एक दिखा देता हूँ। तो ये जैसे नेटवर्क आप नीचे देख रहे हो, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा सकता, इसकी डिटेल में जाएंगे इसको समझाने में कम से कम 1 घंटा चाहिए। तो आप सिंपली नेटवर्क सर्च करोगे गूगल में तो आपको बहुत अच्छे से ट्यूटोरियल इसमें मिल जाएंगे। नहीं तो बाद में कभी जैसे टाइम, विशाल जी भी जानते हैं ये तो विशाल जी भी समझा सकते हैं आपको। तो सतवीर कौर जी पूछ रही हैं कि ये वर्कशॉप हमारे जो हम दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी हम वर्कशॉप करते हैं, तो आपको कोई वर्कशॉप करवानी हो अपने इंस्टीट्यूशन में तो आप मेरी लिख सकते हो, हम बता देंगे कि उसमें कितने पैसे लगेंगे और कितने उसमें दिन लगेंगे। So Chattha Saab, we can conclude. It was very informative talk, sir. Thank you so much for sparing time. Okay then, thank you. जगजीत सिंह जी, आप जो भी करना है अभी बताइए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत सारी ऐसे हमारे दिमाग में या हमारे ख्याल में क्वेश्चंस थे जो हमने आपसे पूछे, और हमारे यहाँ जो कोर्स चल रहा है उसमें बहुत अलग अलग स्ट्रीम से लोग हैं, कुछ आर्ट से भी हैं। आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें नई थी। तो जो हमारे मन में क्वेश्चंस थे आपने बहुत अच्छे से क्लियर किए, और हमें ये टॉपिक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, और हम आगे भी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे HRDC से कि एक्सपर्ट टॉक्स होती रहें, सो दैट हमारी जो नॉलेज है वो अपडेट होती रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। सर Okay, doctor, thank you very much. Okay sir. Okay. Thank you sir, thank you Dr. Deepak. So we will be meeting for the next session, next talk at 11:55. Thank you. Yes, it's 12, so 11:55. So okay, doctor. Okay sir. Okay. Thank you.